हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा फेवरेट चैप्टर्स में से एक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर आता है आपके ज्योग्राफी से, एंड इसका प्रीवियसली हम एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था इसके कुछ बेसिक्स के बारे में। हमने ये देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर, और इवन हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडस्ट्रीज़ का मतलब बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर चैप्टर इंडिविजुअल आपने देख लिया। सेकेंडरी सेक्टर है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्राइवेट मतलब प्राइमरी सेक्टर जो हमने देखा था एग्रीकल्चर वाला, वो हमारा फर्स्ट टाइप था एक्टिविटीज़ का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ये सेकेंड टाइप है। हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा, उसके बाद में हमने एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देख लिया। नाउ वी हैव द टाइम टू डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इंडस्ट्रीज का डिवीजन हमने पहले ब्रॉडर फॉर्म में किया। पहला ब्रॉडर फॉर्म है कि रॉ मटेरियल कैसा यूज किया जाता है, उसके बिहाफ पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दो। फिर दूसरा डिवीजन हमने किया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कितना लगता है, उस हिसाब से कर दो। फिर किसका कहां पे क्या ओनरशिप है उसके बिहाफ पे, और इसके बाद में इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कितनी इनके मतलब फिनिश प्रोडक्ट किस फॉर्म में बनता है, रॉ मटेरियल किस फॉर्म में चाहिए होता है, उस हिसाब से हमने इसको डिवीजन किया। ये चार ब्रॉडर कैटेगरी थी। सबसे पहली ब्रॉडर कैटेगरी है रॉ मटेरियल के फॉर्म में। तो रॉ मटेरियल किस टाइप का होता है, तो पहला टाइप है जो एग्रीकल्चर से हमें डायरेक्ट मिलता है, दूसरा जो हमें एग्रो बेस मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दूसरा मिनरल बेस मतलब जो मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करने पर स्टार्ट होती है कोई भी ऐसी इंडस्ट्री। अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें, टाइप की बात करें, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपको कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो एक तो होता है लार्ज स्केल पे, एक होता है स्मॉल स्केल पे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फिर थर्ड में अगर अपन बात करें तो किसका कितना ओनरशिप होता है, तो यहां पे पहला जो ओनरशिप है वो है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में। दूसरा होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के अंडर में होते हैं। तीसरा जहां पर ये दोनों मिलकर के पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, देखो जहां पर भी पब्लिक आ जाए तो मान जाना कि वो चीज किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो जहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं वो एक तरीके का जॉइंट वेंचर होता है, दैट इज जॉइंट सेक्टर। और एक जो किसी ना तो इंडिविजुअल के हाथ का है ना गवर्नमेंट का है ना दोनों मिलके कर रहे हैं, यहां पे कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए साथ में आते हैं, उसी को हमने कोऑपरेटिव यहां कहा। एक और डिवीजन है, देखो वो डिवीजन कौन सा है कि भैया वेट के हिसाब से, रॉ मटेरियल का वेट और फिनिश गुड का वेट, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। बहुत ही सिंपल है। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जहां पे सारी चीजें बल्क में होती हो, बहुत ज्यादा उसका वेट होता हो, वो तो हैवी इंडस्ट्री। जहां पे जिसका वेट कम होता है वो होता है आपका लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। लाइट ये वो वाला लाइट नहीं है, वो वाला नहीं है, लाइट मतलब हल्का फुल्का, ठीक है। सो ये ब्रॉडली डिविजन्स थे हमारे इंडस्ट्रीज के। इंडस्ट्रीज के ये ब्रॉडली कैटेगराइजेशंस हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, एंड होपफुली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना इसमें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए भाई, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कैपिटल की कहां पर कितनी नीड है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज को आपने कैसे डिवाइड किया। कैपिटल क्या होता है पहले मैं फिर बता देता हूं। कैपिटल इज दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो फॉर हैविंग प्रॉफिट बैक। जो भी कैपिटल है एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा ये इसलिए किया जाता है सो दैट यू कैन अर्न इन फ्यूचर, जिससे कि आप भविष्य में कमा सकें, ठीक है। तो ये कैपिटल के हिसाब से हमने क्या किया है, हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है। अगर मैं इसको ब्रॉडली बताऊं यहां पे, तो सबसे ब्रॉडर फॉर्म में सबसे पहला जो इंडस्ट्री है वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल का मतलब जिसमें एक ऐसा इंडस्ट्री जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इन्वेस्टमेंट कम से कम वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा, वो कौन सा होगा, वो लार्ज स्केल होगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होना चाहिए। अब चाहे वो
बिल्डिंग की फॉर्म में हो या फिर लैंड के फॉर्म में हो, मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, ये तो कम से कम है, एक से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होगा आगे चल करके। ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको कॉटन, जूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आप इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब होगा जहां पे इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम होता है। दैट्स क्वाइट सिंपल ना, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा हो वो कैसी होगी, वो इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल होगी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। जहां पे छोटा होगा वो स्मॉल स्केल होगी, 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट। ऐसे में आप छोटा मोटा कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपने घर के अंदर ही छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर रखा है, या फिर आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, 1 करोड़ तक आप अप्रोच नहीं करे, घर वाला मत करना इसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें से 20 लाख वाली कम जो कैटेगरी है उसमें आएगा वो, ठीक है, हाउस होल्ड्स के अंदर आता है वो। ऐसे में दो ही ब्रॉडर हमने डिवीजन किया है यहाँ पे। पहला डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग का हमने किया कि घर के अंदर ना करके आप किसी एक्सटर्नल जगह पर आपने किसी जगह को खरीदा है, वहां पे कुछ सेटअप किया है फैक्ट्री वगैरह का, वहां पे आप कोई चीज बना रहे हैं, तो या तो आपने 1 करोड़ से ऊपर किया है तो उसको फिर हम काउंट करेंगे लार्ज स्केल में, 1 करोड़ से नीचे किया है तो उसको हम काउंट करेंगे स्मॉल स्केल में, ठीक है। चलिए, पहला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले के ऊपर बात करते हैं, जो कि है रॉ मटेरियल के बेसिस पे और फिनिश गुड के बेसिस पे, ठीक है, कि रॉ मटेरियल के बेस पे आप कितना ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो और कितना ज्यादा आउटपुट दे रहे हो। दूसरा, कितना ज्यादा आपने फिनिश गुड प्रोड्यूस किया, निकाला बना करके, वो सारी चीजें, ठीक है। तो पहला उसमें इंपॉर्टेंट आएगा आपका हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री मतलब बल्क में आपको रॉ मटेरियल चाहिए और बल्क में आप फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर इसने बताया ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका जो भी वर्क होता है, जिसमें जितनी भी चीज की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी बहुत ज्यादा टन्स में चाहिए, एंड जो भी आपने चीज प्रोड्यूस की है वो भी आपका प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। अच्छा, दूसरा, जिसके अंदर आपने कम रॉ मटेरियल यूज किया है, कम आपने प्रोडक्शन किया है, तो ऐसे में क्या होगा, ये आएगा आपके लाइट इंडस्ट्री में, ठीक है। लाइट इंडस्ट्री मतलब ज्यादा बड़े पैमाने पे जिसमें काम नहीं होता। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हैवी का। और अगर छोटा मोटा कोई गैजेट बनाना है, इक्विपमेंट बनाना है, स्विचेस बनाने हैं, ये कैसे होगा, ये लाइट इंडस्ट्री होगा, ठीक है। तार बनाना है, तार भी एक लाइट इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री, ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। बल्क में तो पत्थर या जो भी चीज़ें उसमें डलती है सीमेंट बनने में, वो सारी चीज़ें आएगी। और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग होके भी जब जाएगा तो छोटा छोटा एक ही कट्टा नहीं जाएगा मैन्युफैक्चर होके, बल्क में जाएंगे सारे। तो ये दो डिवीजन और हो गए, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्री। देखो मैंने ये क्यों लिया है, लार्ज स्केल वाला पहले ले लिया मैंने तो इधर से हैवी कर दिया, स्मॉल वाला ले लिया तो मैंने यहाँ पे लाइट कर दिया, इस कारण से मैंने इनको साथ में रखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ओनरशिप की बेसिस पे। देखो बहुत ही सिंपल चीज होती है, कोई भी इंडस्ट्री होगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसका ओनर तो होगा ही। अब इसमें यहाँ पे जो डिवीजन किए गए हैं वो 4 डिवीजन है। पहला डिवीजन है जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, दूसरा डिवीजन जो किसी इंडिविजुअल के अंडर में आता है, तीसरा डिवीजन जहां पे पहला और दूसरा मिलके काम करें, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करें, इसको हमने क्या कहा, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। और चौथा सबसे अलग होता है, चौथा होता है जहां पे अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू ग्रैब देयर टारगेट्स और टू अचीव देयर टारगेट्स, कि जो भी उनके टारगेट हैं, जैसे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो सब आपस में मिलके कर लेंगे, या जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं वो आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे 4 हमने डिविजन्स किए हैं। पहला डिवीजन है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, सॉरी प्राइवेट और गवर्नमेंट, तीसरा आ गया आपका जॉइंट जिसमें पहले और दूसरे को आपने मिला लिया, जॉइंट सेक्टर, और चौथा है कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है। चलो एक बार इसको और देख लेते हैं अपन। प्राइवेट सेक्टर जो होता है जिसके अंदर सारा का सारा वर्क या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसका ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में या उस इंडिविजुअल फर्म के हाथ में होता है। जैसे यहां पे टिस्को के बारे में हमने बात की, ठीक है, तो टिस्को का मैक्सिमम जो ओनरशिप है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास में है, ठीक है, टाटा ग्रुप के पास में है। तो ऐसे में ये क्या है, ये सेक्टर जो हो गए, फैक्ट्री जो हो गई या फिर ये इंडस्ट्री जो हो गई, ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आएगी। दूसरा है गवर्नमेंट। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कोई भी इंडिविजुअल नहीं लगा सकता, उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीन चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उसको परमिशन चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनिशियल स्टेजेस में इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्राइवेट के हाथ में नहीं देती है, वो खुद ही अपने पास में रखती है। तो ऐसे में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कई सारी इंडस्ट्रीज यहां पर बताया है
आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में यहां पर कहा गया, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये पब्लिक सेक्टर के अंडर में आएगी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, दे विल टेक केयर ऑफ सच इंडस्ट्रीज। तीसरा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जहां पे पहला और दूसरा मिलकर के, भैया इनके पास में इन्वेस्टमेंट है, जगह है, सब कुछ है, लेकिन टेक्निक इनके पास में होगी, इनके पास में इनिशिएटिव्स होंगे। गवर्नमेंट है तो टाइम टेकन होगी प्रोसेस, लेकिन यहां पर होगा तो वो टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर बताया गया जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जहां पहला और दूसरा मिलकर के काम करते हैं। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो देख लीजिएगा। फोर्थ इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ इंडस्ट्री के अंदर ना तो ये होते हैं प्राइवेट, ना ये होते हैं आपके गवर्नमेंट, ये होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में उसको सेल करके प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। इस तरह का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बार बार बोलता हूं, कई बार मैंने इकोनॉमिक्स में भी आपको बताया है, अमूल इंडस्ट्री, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल इंडस्ट्री हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। इसमें बहुत सारे लोग, इसमें गाय का दूध निकालने से लेकर के जो उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे लोग इंक्लूडेड है। ये किसी भी एक इंडिविजुअल की फर्म नहीं है, इसमें लोग जो हैं वो पार्टनर है, नौकर नहीं, ठीक है। तो जो अमूल इंडस्ट्री है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारे लोग एक साथ आए हैं इस शर्त पर कि जो भी प्रॉफिट होगा तो भी ये पर्टिकुलरली बराबर शेयर करेंगे, नुकसान होगा तो भी बराबर शेयर करेंगे। हर एक व्यक्ति यहाँ का मालिक है, इस कंपनी का मालिक है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो आनंद मिल्क, अब ऐसे सुनने में लग रहा होगा कि मिस्टर जो आनंद होंगे वो इनके ओनर होंगे, ऐसा नहीं है, ये कॉर्पोरेटिव है। जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ऑल सच पीपल आर ओनर ऑफ दिस कंपनी, ओके। सो इसके अंदर ये सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं और अल्टीमेटली जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको वो अचीव करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पे बात करें तो देखिए यहां पे रॉ मटेरियल के बिहाफ पे, कि रॉ मटेरियल किस टाइप का है, उसके बिहाफ पे हमने इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो पहला रॉ मटेरियल, अगर सोचिए आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसमें से रॉ मटेरियल आपके लिए क्या होगा। अगर आपने जूस मेकिंग का कोई फैक्ट्री खोला है कि आप पैक्ड जूस देंगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होंगे, फ्रूट चाहिए होंगे। तो वो फ्रूट्स जहां से आ रहे हैं उस हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री किस टाइप की है। अगर आपकी जूस मेकिंग की कंपनी है तो आपने फ्रूट्स चाहिए, तो वो फ्रूट्स कहां से आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ऐसा ही फर्स्ट टाइप है यहाँ पे एग्रो बेस, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जो टोटली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव्स मतलब प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो जो भी एग्रीकल्चर है उससे मिलने वाली चीजें एज ए रॉ मटेरियल यूज करके उसको कन्वर्ट किया जाए किसी दूसरी चीज में, तो सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली कैन बी इंक्लूडेड इन सच कैटेगरी विच इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और अगर यही चीजें मिनरल्स के ऊपर है, कोई भी आयरन और है या फिर किसी भी दूसरे टाइप का और है, तो ऐसे में वो इंडस्ट्रीज किस में आ जाएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कैलकुलेट की जाएगी। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज जहां पे जो भी चीजें हमें एग्रीकल्चर से मिलती है वो सारी यूज की जाए। जैसे हमने कॉटन टेक्सटाइल देखा, जूट टेक्सटाइल देखा, शुगर देखा, वेजिटेबल ऑयल्स देखा एंड सच। इसके बाद में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर रॉ मटेरियल हम रिसीव करते हैं कहां से, मिनरल्स से, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, इसको फिर हमने क्या किया, इस कैटेगरी में रखा है कि जैसे सीमेंट बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें कई टाइप के पत्थर चाहिए होते हैं, ठीक है, और सोप स्टोन, बेसिकली सोप स्टोन हमें चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। ये एक और इंपॉर्टेंट है, उस कैटेगरी के अंदर जो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था उसमें नहीं था, ये एक अलग से हमने कैटेगरी बनाई है। इस कैटेगरी का मतलब है उनके रोल के हिसाब से हम डिवीजन करेंगे, इनकी कैटेगरीज बनाएंगे। पहला कॉटेज एंड दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है। इसके पहले हमने एग्रोबेस इंडस्ट्री देखा, हमने इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे देखा कि 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से कम, वैसा ही यहां पर भी है। देखो क्या है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपने घर से ही काम कर रहे होते हैं, और घर से ही, जिसके अंदर बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, वो आपका कॉटेज इंडस्ट्री कहलाता है। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है
इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए होता है, लगभग 20 लाख से कम चाहिए होता है। तो ऐसे में ये कॉटेज इंडस्ट्रीज में हम इंक्लूड करते हैं, जैसे हैंडलूम्स हो गए, लेदर वर्क शोरूम्स हो गए एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा एक हो गया आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री। और कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर मैं सिंपली इसको बताऊं तो कंज्यूमर इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्री होती है जो भी मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी चीज जो यूज करता है उस चीज को आप मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री बहुत ही सिंपल है कि आप एक ऐसी चीज का जो भी कंज्यूमर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है उसका आप प्रोडक्शन करो, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल आपने लिया फिर उसको कन्वर्ट कर दिया आपने कोई भी कमोडिटी में जो कि काफी ज्यादा यूज होती हो, ठीक है, तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया। तो ये बेसिकली ब्रॉडर हमने डिविजन्स किए, ये बेसिकली हमारा कैटेगराइजेशन था जिसमें हमने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसको कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, छोटा सा और एक कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि अभी ये तो आपने देख लिया कि इंडस्ट्रीज को इतने इतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट क्या आपने सोचा है कि कोई भी व्यक्ति जब इंडस्ट्री लगाता होगा तो क्या उसके लिए इतना ये डिसीजन लेना आसान होता होगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री कहां लगाए? ठीक है, तो नहीं, इतना आसान नहीं होता। तो वो क्या करता है, कोई भी बिजनेसमैन या आप आगे चल के जब कभी बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे तो आपके लिए भी सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आपके दिमाग में है तो सही कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, बट कहां की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसी के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो लोकेशन कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए फ्यू फैक्टर्स वी हैव। पहली चीज तो इन फैक्टर्स को डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया नेचुरल फैक्टर्स की फॉर्म में, और दूसरा मैन मेड फैक्टर्स की फॉर्म में, मतलब नेचुरल और मैन मेड। किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कुछ फैक्टर, कुछ कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको दिमाग में रखना होता है। ठीक है, कुछ कारण तो होता है जो नेचर से रिलेटेड होते हैं, कुछ होता है जो इंसानों से रिलेटेड होते हैं। इसके हिसाब से हमने यहां पर देखो एक बहुत ही बढ़िया सा फोटो सा है जिसके थ्रू मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे। पहला है, किसी भी जगह पर रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। सोचिए, अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री के पास में रॉ मटेरियल आपको मिलता ही नहीं है, तो क्या उस फैक्ट्री से आप प्रॉफिट आउटकम गेन कर सकते हैं? क्या आप वहां से पैसा गेन कर सकते हैं? सारा का सारा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा, रॉ मटेरियल काफी दूर से आपको मंगाना पड़ेगा। ऐसे में कोई भी फैक्ट्री जब आप लगाते हैं तो इस बात को दिमाग में रखते हैं कि रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल जाए। दूसरी चीज, आसानी से लेबर मिल जाए। सोचो, लेबर आपको बहुत दूर से हायर करनी पड़ रही है तो क्या ही मतलब है। तो रॉ मटेरियल आपको अच्छे से नहीं मिल रहा, टाइम से नहीं मिल रहा और पास से नहीं मिल रहा, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग बढ़ना इन इंडस्ट्रीज इज नॉट अ गुड सिंबल। आपके लेबर आपको टाइम पर नहीं मिल रहे, स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन फैक्टर्स को भी आपको दिमाग में रखना है। किसी भी फैक्ट्री को आपको अगर स्टार्ट करना है तो इनिशियली आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है उसमें लगाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेन, ठीक है, आप पैसा कमा सके। इनिशियली आपने बिल्डिंग खरीदनी है, आपने ज़मीन खरीदनी है, आपने फैक्ट्री के अंदर मशीन लगानी है, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर्स को पैसा देना है, सैलरीज देनी है, ठीक है। तो ऐसे में आपको पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं कैपिटल। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी होती है। फिर नेक्स्ट है, इसको मैं बाद में बता दूं, ऐसे समझो, फिर फैक्ट्री आपने चलानी है तो उसके लिए पावर आपको चाहिए, बिजली आपको चाहिए। ऐसी जगह पर आपने फैक्ट्री लगा दी जहां 24 घंटे में से 2 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो फैक्ट्री चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो पावर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही जमीन आपने चाहिए होगी, भाई फैक्ट्री खोलनी है तो जमीन भी चाहिए होगी आपको, उसी पे तो फैक्ट्री बनाओगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, पता चले सड़क बनती ही नहीं है तो फिर कहां से जाएंगे? तैरते हुए जा रहे हैं, कई बार तो बाढ़ आ जाती है। तो सच फैक्टर्स आर देयर। इन सब के बाद में आपने जो भी प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए आपके पास मार्केट है कि नहीं? जो भी प्रोडक्शन आपने किया, एक्सेप्टेड कि ठीक है, यू हैव प्रोड्यूस रियली गुड, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, लेकिन उस चीज की, जैसे सोचो आपने जैसलमेर में आइसक्रीम का शोरूम खोल दिया, ठीक है, शोरूम नहीं, आइसक्रीम की एक फैक्ट्री खोल दी, शोरूम थोड़ी खुलेगा, आइसक्रीम की आपने क्या कर दी? फैक्ट्री खोल दी। अब सोचो कितना ज्यादा खर्चा होगा आपको उस फैक्ट्री के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कितने सारे एसी लगाने पड़ेंगे, प्लस जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उस मतलब जो भी चीज़ आपने प्रोड्यूस कर दी, उसके बाद में उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एसी वाले आपको गाड़ियाँ चाहिए होगी। उसके बाद में आप सोचो आपका मार्केट कितना है, आपका मार्केट करीबन 100 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से फैक्ट्री से लेकर 100 किलोमीटर तक आपका ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट ही नहीं है वहाँ पे, आपका सामान बिक ही नहीं सकता।
तो बेकार है, उस फैक्ट्री का मतलब ही नहीं है। तो कभी भी अगर अपन फैक्ट्री ओपन करते हैं तो सच थिंग्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए। कुछ फैक्टर्स हैं जो नेचुरल हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो मैन मेड है। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। क्यों होती हैं, बात समझो। आपने कोई फैक्ट्री लगाई, आगे पता चला कि उस फैक्ट्री की जो भी प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। सोचिए आपने, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी XYZ कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने सिगरेट या टबैको जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपने कहाँ लगाया, यूपी में लगाया समझिए, ठीक है। तो यूपी में कहा गया कि भैया आप तंबाकू अब से बंद कर दिया जाएगा। आपने फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया और अचानक से पता चला कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी उसके हिसाब से अब हम गुटखा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिगरेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था सारा बेकार हो गया। तो ऐसे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अफेक्ट करती है। आप गुजरात में जाके शराब की फैक्ट्री नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ बैन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वहाँ पे आपकी शराब नहीं बिक सकती। तो ऐसे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री के लोकेशन के अंदर चीज़ें मतलब इम्पैक्ट डालती हैं। गुजरात के अंदर आप जाएं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी चीज़ का तो टैक्सेशन बहुत कम है, तो वो क्या करती हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे ना वो उनको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पर यही बात समझाई गई है कि सच फैक्ट्रीज आर एक्चुअली रिलेटेड और कैन बी अफेक्टेड बाय सच फैक्टर्स, ठीक है। रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, पावर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज दैम इन नेचुरल फैक्टर्स एंड मैन मेड फैक्टर्स, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडे, कि अगर किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है, पहली चीज रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। आपने फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, आपने लैंड ले लिया, लेबर ले लिया, कैपिटल ले लिया, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, एंटरप्राइजेज स्टार्ट कर दी, रॉ मटेरियल लेकर के आपने इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन में आपने काम शुरू किया, काम प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में वो चीज़ बन के तैयार हो गई, तैयार होने के बाद में उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट में भेजा जाएगा, भेजने के बाद में बेचा जाएगा, बेचने के बाद में पैसा आएगा और पैसे से फिर से ये चीज़ खरीदी जाएगी। इन सब के बीच में, इस पूरे प्रोसेस के बीच में जितना आपका कॉस्ट है और जितना आपका एक तरीके से जो भी आपने सेल किया है, जितना भी आपने बेचा है, उसके बीच का जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज प्रॉफिट। अगर कॉस्टिंग कम है, सेलिंग ज्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्टिंग ज्यादा है, सेल आपकी कम है तो प्रॉफिट घटेगा, इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिवीजन किया फैक्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फॉर लोकेटिंग द फैक्ट्री, एंड प्रोसेस क्या होता है। बच्चों वाली चीज़ थी, छोटी छोटी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल जाएगी, प्रोसेस होगी, बेचा जाएगा, मुनाफा होगा, वापस से खरीदा जाएगा, फिर बेचा जाएगा। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप था, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। बहुत ही छोटा सा था, मैं जानता हूँ छोटा काफ़ी है, जल्दी जल्दी कराना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे बहुत ब्रॉड वाला डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।